हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हीट स्ट्रोक के बारे में। भाई लू लग जाना, देखो गर्मी का मौसम चल रहा है और अभी नौ तपा भी आने वाला है। नौ तपा यानी कि इस गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा 9 दिन का तापमान इतना रहता है कि भाई कुछ भी हो सकता है इसमें। अब लू लग जाना, हीट स्ट्रोक क्या होता है, कैसे लगता है, उसमें हम क्या इलाज दे सकते हैं, घर पर क्या इलाज कर सकते हैं और यहाँ पर क्या क्या सावधानी रख सकते हैं और हमें हीट स्ट्रोक से बचने के लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम सब कुछ बात करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है काफ़ी लोगों को समझने के लिए। यहाँ वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। मैं आप होम रेमेडीज़ में आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। सब कुछ बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर नए हैं दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। जानकारी अच्छी लगती तो लोगों को आपको शेयर करना है। देखो हीट स्ट्रोक मतलब होता है क्या, देखो लू लगना, हीट स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है, ठीक है, जिसमें हमारे शरीर का जो तापमान होता है यानी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है दोस्तों, यहाँ पर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि अगर सेंटीमीटर की बात करें तो 40 डिग्री सेंटीमीटर से अगर अधिक हो जाता है तो हमारे शरीर का तापमान नियंत्रण वाला जो सिस्टम होता है भाई हमारे बॉडी के अंदर जो आपका टेम्परेचर कंट्रोल करता है यानी कि थर्मल रेगुलेशन काम नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में हमारे बॉडी में ब्रेन, किडनी या फिर हार्ट वाले अंग पर नुकसान पहुंचा सकता है। यानी हीट स्ट्रोक एक जानलेवा स्थिति है भाई दोस्तों, ठीक है ना। अगर समय पर इसका इलाज ना मिलता है तो 40 से लेकर 60% यानी कि 80% तक हम कह सकते हैं इसका मौत का कारण बन सकता है। भाई सही पहचान और फ़ौरन यानी कि तुरंत फर्स्ट एड और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं देखो ये कारण होता क्या है। देखो सबसे बड़ी बात ये होती है दोस्तों कि हीट स्ट्रोक, नाम से तो आपको पता चल रहा है कि भाई हीट यानी गर्मी को मौसम में जब हम बाहर जाते हैं या काम करते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतना तेज़ हो जाता है हीट की वजह से, तो हमारे स्किन की जो पसीना निकालने वाली ग्रंथ होती है, ग्लैंड होती है, वो क्या करती है दोस्तों, हमारे पसीना निकाल नहीं पाती। बॉडी का टेम्परेचर का हिसाब से जब बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो हमारी स्किन में पसीना निकालने वाली ग्रंथि बंद हो जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बॉडी के अंदर बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में पानी की कमी और इलेक्ट्रोलाइट की भारी कमी की वजह से हमें यहाँ पर हीट स्ट्रोक हो जाता है, ठीक है। अब आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग जो मज़दूर हैं या वो जो धूप में ज़्यादा काम करते हैं उन्हें ज़्यादा ये दिक्कत देखने को मिल सकती है। वैसे तो आम व्यक्ति भी देखने को मिल सकती है कि भाई आप अगर दोपहर 11 बजे से लेकर 4 के बीच में अगर आप बाहर निकल रहे हो गर्मी के मौसम में तो भाई आप लू के चपेट में आ सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जब आपका जो बॉडी का डिहाइड्रेशन भी हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि पानी की कमी की हो जाने की वजह से यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। अब डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो डिहाइड्रेशन होने के बाद में पसीना आना निकलना बंद हो जाता है, यानी पसीना जब निकलेगा नहीं तो तापमान बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर दोस्तों आपकी मल्टीप्ले ऑर्गन्स फेलियर होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिला के है दोस्तों, यहाँ पर आपको गर्मी में निकलना है तो थोड़ा सा सावधानी से निकलना, वो मैं आपको बताऊंगा आगे क्या क्या प्रिपरेशन करना है। अब बात करते हैं यहाँ पर लक्षण है, सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। भाई क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे अगर आपको लू लग जाती है। देखो सबसे पहला तो यहाँ पर बुखार आएगा। बुखार अगर आप चेक करोगे तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर रहेगा या उसके समथिंग आसपास रहेगा। आप उसकी स्किन देखना है, स्किन पर क्या होगा, पसीना नहीं आएगा, यानी उसकी जो ग्लैंड होती है वो बंद हो जाती है, ठीक है। पेशेंट को सिर दर्द हो सकता है, चक्कर, उल्टी आ सकती है, ठीक है। और उसके बाद में उसके जो हार्ट होता है वो बहुत तेज़ी से धड़कन होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, बोलने में परेशानी, बेहोशी और मांसपेशी में ऐंठन कभी इस तरह की दिक्कत हो सकती है, तो आपको लग सकता है भाई हीट स्ट्रोक है, ठीक है। अब यहाँ पर जांचें क्या कर सकते हैं। देखो जांचें में आपको सबसे पहला भाई कोई भी पेशेंट आपके पास आता है तो थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर चेक करना है। टेम्परेचर अगर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर अधिक है तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि भाई क्या दिक्कत है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर दोस्तों CBC कराना है, भाई देखना है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है वहाँ पर। और उसके बाद में आप और भी जांचें कर सकते हैं, LFT कर सकते हैं, KFT कर सकते हो, ऑर्गन डैमेज देखने के लिए भाई ज़्यादा सीरियस कंडीशन में हम ये जांचें लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ECG भी हम करके देख सकते हैं, यूरिन एग्जामिनेशन भी हम कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ें कुछ होती है, सिस्टमेटिक देखना पड़ता है भाई पेशेंट की कंडीशन क्या है, किस हिसाब से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर इलाज। देखो इलाज क्या करना है। सबसे पहला आपके पास पेशेंट आता है तो आपको पता चलेगा कि भाई इस तरह के लक्षण के आधार पर इन्हें लू
लगा है तो सबसे पहले आपको मरीज़ को ठंडी या फिर छायादार जगह पर आप ले जाइए, या फिर अगर एसी वगैरह हो तो एसी वगैरह चालू कर दो ताकि उसके बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल लेवल में आ जाए। ठीक है, अगर पेशेंट होश में है, अगर आपसे बात कर रहा है तो आप उसे जितना जल्दी हो सके लिक्विड देना है, ORS देना है। ठीक है, नींबू पानी दे सकते हो, इलेक्ट्रोल पाउडर आप दे सकते हो ताकि उसे बॉडी के अंदर पानी की जो कमी हुई है वो पूरी करेगा और उसे बेहोशी होने वाला है वो बेहोश नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो हॉस्पिटल में क्या ट्रीटमेंट देना है आपको। सबसे पहला तो आपको क्या करना है, IV लगाना है। IV मतलब नॉर्मल सलाइन लगाना है। 500 से लेकर या 1000 ml की आप बोतल लगा सकते हो। ठीक है, अगर उसका BP लो है पेशेंट का तो आप RL लगा सकते हो। ठीक है, बाद में यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना दोस्तों, डेक्स्ट्रोज नहीं लगाना है। ठीक है ना, अर्ली स्टेज पर आपको डेक्स्ट्रोज नहीं लगाना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फीवर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आपको इंजेक्शन पैरासीटामोल इंजेक्शन 1 ग्राम का IV में आप लगा सकते हो स्लो। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको इंक्लूड करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको एस्पिरिन या ब्रोफेन नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है। ये किडनी और भी ऑर्गन को डैमेज कर सकता है, तो आपको ब्रोफेन और एस्पिरिन नहीं लगाना है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोलाइटेड करेक्शन करना है। इंजेक्शन लगाना आपको पोटेशियम क्लोराइड का ओनली फॉर हाइपोग्लाइमिक्स कंफर्म होने के बाद में। ठीक है ना, सोडियम मैनेजमेंट आप सोडियम मैग्नीशियम आप IV लगा सकते हो लैब रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, एंड अगर उल्टी हो रही है उसको तो एंटीएमेटिक इंजेक्शन या फिर टेबलेट हम दे सकते हैं। ऑन्डेस्टन 4 mg का IV में हम लगा सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसको ऑक्सीजन हम लगा सकते हैं। SpO2 यानी 94 से अगर कम हो तो हम मास्क वाला लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों हॉस्पिटल वाला ट्रीटमेंट है। पेशेंट को रिकवर करने के लिए ये सब चीज़ करना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, देखो प्रिकॉशन में यानी रोकथाम में क्या करना है। गर्मियों में जब भी निकलो आप 11 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में धूप में बिल्कुल ना निकले। ठीक है ना, सिर पर टोपी या गीला कपड़ा रख कर रखें। दिन में 3 से लेकर 4 लीटर आपको पानी पीना है। रोज़ाना 1 या 2 पैकेट आप ORS भी पी सकते हो, या इलेक्ट्रोल पाउडर आप ले सकते हो। बाहर काम करने वाले मरीजों को हर घंटे में पानी या नींबू पानी बिल्कुल पीने की सलाह देना चाहिए। बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष ध्यान रखें। हीट स्ट्रोक एक जानलेवा स्थिति हो सकती है, समय पर इलाज नहीं मिलने पर काफ़ी दिक्कत आ सकती है, यहाँ पर मौत का कारण भी बन सकता है। तो ये जानकारी आपको होना चाहिए और मैं आपसे बोलता हूँ ये जानकारी सारे लोगों को शेयर करिए, क्योंकि छोटी सी जानकारी कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।